हेलो एवरीवन। बिहार बोर्ड ने जो अकाउंटेंसी का पेपर दिया है 2021 के लिए, जो मॉडल पेपर जारी किया है, उसका मैं फुल सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के करवा दिए हैं। उसके बाद 20 क्वेश्चन मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में करवाए हैं, जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं आपके, उसमें मैंने करवाए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं अभी तक वो सब देखिए, सीक्वेंस में देखिएगा, ताकि आपको ओवरव्यू मिल सके। चूँकि एक वीडियो में इसको कलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था और वीडियो लंबा हो जाता, फिर आप देखते नहीं, तो ये भी मुश्किल है। तो इससे आसान ये है कि मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट करके अपलोड कर रहा हूँ और आंसर तैयार करने में भी मुझे आसानी हो रही है। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आपके लघु उत्तरीय प्रश्न नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो इसके मैंने 20 क्वेश्चन अपलोड किए हैं। 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। अब मैं 20 क्वेश्चन 21 के बाद मैं चलूँगा। 30 क्वेश्चन का सोल्यूशन मुझे देने हैं। जो 30 क्वेश्चन मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने तैयार किया है। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, उसका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अकाउंटिंग का जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप 2021 में, तो सबसे पहले तो 2021 के एनुअल एग्ज़ाम के लिए मेरा बेस्ट ऑफ लक हमेशा से रहा है आपके लिए। तो इसके साथ बहुत ज़रूरी है कि आप तैयारी अच्छे से करके जाए और जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने जारी किए हैं उसके बेस्ट आंसर को आप तैयार करके जाएं, ताकि आप एग्ज़ाम बेहतर तरीके से दे पाएँ, है ना। मुझे उम्मीद है कि ऑब्जेक्टिव का पूरा पेपर अगर 100 कर लेते हैं आप, तो सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। 50 क्वेश्चन ही आपको बनाना है, वहाँ से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको पढ़ने का वक्त मिले तो हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं BST PS और अकाउंट के लिए, थ्योरी, प्रैक्टिकल, ऑब्जेक्टिव, सब आप देखिए। ठीक है, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपके ज़रूरत के जितने भी वीडियो हैं आप उसे देखिए। जो प्लेलिस्ट आपके लिए ज़रूरी है वो देखिए। ठीक है, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, निश्चित ही मदद मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो 21 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने पहले से भी है। तो क्वेश्चन ये है कि वित्तीय विश्लेषण की क्या उपकरण है। ठीक है, मतलब ये है कि वित्तीय विश्लेषण जो आप बनाते हैं उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सा जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं, या किस किस तरीके से आप वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहला ये है कि आप तुलनात्मक आय विवरण बनाते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, आय विवरण का, वित्तीय विवरण का। ठीक है, तो वित्तीय विवरण में मुख्य तौर पे हम लोग 2 चीज़ पढ़ते हैं फिलहाल। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दूसरा बैलेंस शीट पढ़ते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का से हम लोग या तो उसका तुलना करके दिखाते हैं, या समान आकार के विवरण बनाते हैं, जैसे जिसमें टोटल सेल को हम 100 मान के इसको सॉल्व करते हैं, और अनुपात विश्लेषण करवाते हैं। अनुपात विश्लेषण, सामान्य आकार के विवरण, तुलनात्मक विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण, ये सब के बेहतरीन वीडियो, बेहतरीन क्लासेज हमारे चैनल पे अपलोड है। ठीक है, वो भी लाइव क्लासेज आप ज़रूर देखिए, अटेंड करिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत मदद मिलेगी वहाँ से आपको। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो वित्तीय विवरण में हम लोग तुलनात्मक आय विवरण, ठीक है, तुलनात्मक विवरण, सामान्य आकार के विवरण, अनुपात विश्लेषण और रोकड़ प्रवाह विवरण मुख्य तौर पे बनाते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। 22 तुलनात्मक आय विवरण से आप क्या समझते हैं। तुलनात्मक मतलब क्या होता है, तुलना करना है। तो पिछले साल के प्रॉफिट से मेरा इस साल का प्रॉफिट कितना है, कितना बढ़ा है, कितना घटा है, उसका परसेंटेज क्या है, यही सब हम लोग तुलना करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग तुलनात्मक आय विवरण कहते हैं। तो इसको पढ़िए ज़रा। जब 2 या 2 से अधिक अवधियों के वित्तीय विवरणों की मदों के साथ इस प्रकार दिखाया जाता है कि ये गलत प्रिंट हो गया है, कि उनकी तुलना करके निष्कर्ष निकाला जा सके। मतलब 2 या 2 से अधिक जो अवधि है या साल है, जो वर्ष है, उसके जो वित्तीय विवरण के जितने भी मद हैं, जितने भी आइटम हैं, उसको इस प्रकार दिखाते हैं। जैसे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिखाते हैं। जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिखा दिए, इस साल 4 लाख है, इस साल मेरा 5 लाख है, तो 1 लाख का इंक्रीजमेंट हो गया। अब 1 लाख के इंक्रीजमेंट का परसेंटेज हम लोग निकाल के दिखाते हैं। तो ये है वित्तीय कंपैरेटिव, मतलब तुलना कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग तुलना कर रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल में मेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है या घटा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रही होगी कि तुलनात्मक आय विवरण क्या होते हैं। जब हम 2 या 2 से अधिक सालों के विवरणों को तुलना करते हैं कि भाई मेरा जो तुलना है, जो विवरण है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, जो मेरा प्रॉफिट है, जो मेरा कॉस्ट है, जो मेरा सैलरी है, जो मेरा वेजेस है, जो मेरा
जितने भी आय विवरण के आइटम होते हैं उसमें जितने भी आइटम होते हैं उसकी तुलना करते हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक अवधियों के वित्तीय विवरणों के। ये क्वेश्चन क्या पूछा है, आय विवरण से आप क्या समझते हैं, तुलनात्मक आय विवरण से क्या समझते हैं। तो आय विवरण में जो हम लोग आय के जो जितने भी मद हैं उसके 2 या 2 से अधिक वर्षों के जो मद है उसमें तुलना करके बताते हैं कि जो आय के जितने भी आइटम हैं वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। आय के जितने भी आइटम हैं उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है या डिक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है, तो जिस स्टेटमेंट में हम लोग आय के जितने भी मदों को बढ़ते हुए घटते हुए दिखाते हैं तुलना करके, उसको हम लोग तुलनात्मक आय विवरण कहते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आप इसे जरूर पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत रिवीजन करते रहिएगा। क्वेश्चन पूछा था हमने अभी आपसे कि वित्तीय विवरण के विश्लेषण कितना है, तुलनात्मक विवरण, सामान्य आकार के विवरण, अनुपात विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विवरण, ये सब वित्तीय विवरण विश्लेषण के उपकरण हैं। और भी है लेकिन मैंने 4 लिखा है। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा अभी कि तुलनात्मक आय विवरण क्या है। तो जिस विवरण में हम लोग 2 या 2 से अधिक अवधियों के वित्तीय विवरणों की मदों को एक साथ दिखाकर इस प्रकार दिखाते हैं कि उसके बीच में तुलना करके हम निष्कर्ष निकाल सकें कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, तुलनात्मक वित्तीय विवरण के 2 लाभ क्या हैं। तो तुलना कर जब करिएगा तो फ़ायदा ये होगा कि आपको कि 2 या 2 से अधिक वर्षों के आय की और व्यय की मदों की तुलना करने में सहायता होता है। जब आप तुलना करेंगे, जो तुलनात्मक विवरण है इससे आप तुलना करने में आपको मदद मिलेगी कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, अभी जिसमें मैंने आपको बताया। और संस्था के लाभ में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, इसका विश्लेषण आप कर पाएंगे। ठीक है, कि हमारा जो संस्था है वो लाभ कमा रहा है या हानि कमा रहा है, पिछले साल की तुलना में इस साल मेरा प्रॉफिट का क्या परसेंटेज है, क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, ये सारी बातें आप यहाँ से तुलना करके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे यही पूछा था कि तुलनात्मक आय विवरण से क्या समझते हैं। तो 2 या 2 से अधिक अवधियों के विवरणों के मदों को साथ जब हम लोग तुलना करके दिखाते हैं तो उसे तुलनात्मक आय विवरण कहते हैं। ठीक है, तुलनात्मक वित्तीय विवरण क्या है, इसके 2 लाभ मैंने आपको बताने हैं। 2 या 2 से अधिक वर्षों की आय एवं व्यय की मदों की तुलना करने में यह सहायता प्रदान करता है, बहुत ही जी। और संस्था के लाभों में वृद्धि या कमी विश्लेषण करके ये सहायता प्रदान करता है। लाभदायकता अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो ये अनुपात तो छूट गया है, इसको लगा दीजिए। लाभदायकता अनुपात क्या होता है, तो जिस अनुपात से हम लाभ को के बारे में निकालते हैं। ठीक है, जिस अनुपात से हम लाभ का अनुपात निकालते हैं उसे लाभदायकता अनुपात कहते हैं। एक सिंपल सा मतलब समझिए, लाभदायकता अनुपात हम लोग नेट सेल्स में निकालते हैं। तो जो हमारा नेट सेल्स है इसके अकॉर्डिंग हमारा जो जीपी है, हमारा जो एनपी है, हमारा जो ओपी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, etc, तो सबको ऊपर में लिखकर और 100 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 100 से क्या कर देते हैं बाबू, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लाभदायकता अनुपात कहते हैं। हालांकि छोड़िए, आप सिंपली याद क्या कर रखना है आपको, लाभदायकता अनुपात संस्था के लाभ अर्जन करने की क्षमता को दिखाता है। लाभदायकता अनुपात ये दिखाता है कि आपके नेट सेल्स के अकॉर्डिंग आपका जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंटेज है। इसमें मुख्य रूप से सकल लाभ अनुपात, प्रचालन अनुपात, प्रचालन लाभ अनुपात, एक प्रचालन अनुपात होता है और जिसको ऑपरेटिंग कॉस्ट अनुपात कहते हैं, और एक होता है प्रचालन लाभ अनुपात। ठीक है, शुद्ध लाभ अनुपात, निवेश पर प्रति आय, प्रति अंश आय, प्रति अंश लाभांश, लाभ अर्जन अनुपात इत्यादि आते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो लाभदायकता अनुपात क्या दिखाता है, लाभ अर्जन करने की क्षमता। बहुत सिंपल है, लाभ अर्जन की क्षमता जिस अनुपात के तहत हम लोग दिखाते हैं। तो जनरली आपको इतना तो याद ही रहना चाहिए कि सकल लाभ अनुपात, प्रचालन अनुपात, प्रचालन लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात। ठीक है, ये इतना कम से कम याद रखिएगा। ठीक है, अगर पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि तुलनात्मक वित्तीय विवरण में के 2 लाभ क्या है। तो तुलनात्मक वित्तीय विवरण के लाभ ये है कि आप आय के जितने भी मद हैं उसमें तुलना कर पाएंगे अगर ये वित्तीय विवरण बनाते हैं तो। और संस्था के लाभों में जितनी भी वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है इसकी सहायता से आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमने आपसे जस्ट पूछा कि लाभदायकता अनुपात से आप क्या समझते हैं। तो जिस अनुपात से लाभदायकता की क्षमता पता चलती है, लाभ कमाने की क्षमता पता चलती है, उसे लाभदायकता अनुपात कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से सकल लाभ अनुपात, प्रचालन अनुपात इत्यादि आता है। अगला क्वेश्चन है अनुपात विश्लेषण की सीमाओं का विवरण करिए। तो चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अनुपात विश्लेषण
के लिए डाटा अलग से नहीं एकत्रित किए जाते। अनुपात विश्लेषण के लिए जो डेटा है वो बैलेंस शीट से लिए जाते हैं, जो लिखे जाते हैं एक संस्था में। तो जो बैलेंस शीट में लिखा है उसी को उठा लेते हैं हम लोग, जो वित्तीय विवरण में लिखा है उसी को उठा लेते हैं हम लोग। अगर मान लिया जाए कि वित्तीय विवरण में कोई डाटा गलत लिखा हुआ है, बैलेंस शीट में कोई डेटा गलत लिखा हुआ है, तो जो उसका आंकड़ा लेकर हम अनुपात बनाएंगे वो भी तो गलत होगा। ठीक है, तो अनुपात विश्लेषण की कुछ सीमाएं हैं कि गलत आंकड़ों के जो अनुपात होंगे वो गलत होंगे। ठीक है, सीमाओं का मतलब क्या क्या कठिनाई है ये बताना था। ठीक है ना, ये है। तो भाई समझना ही है कि अनुपात विश्लेषण की सीमाएं निम्नलिखित है। पहला ये है कि गलत परिणाम और ऊपरी दिखावा, और दूसरी बात कि कई बार हम लोग जो चीज़ें नहीं होती है हमारे बैलेंस शीट में, अनुपात को बढ़ाने के लिए हम लोग उसे ऐड करके अनुपात विश्लेषण में दिखा देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा अनुपात कम से कम बढ़ा रहे और हमें जहाँ मदद मिलनी है इन्वेस्टर से या बैंक से वो मिलता रहे। ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। दूसरा, ऊपर में जो गलत परिणाम आपको आ सकता है अगर आप गलत डेटा लीजिएगा। ठीक है, तो गलत परिणाम, पहला विश्लेषण की सीमाएं में गलत परिणाम या वित्तीय विवरण के आंकड़े अशुद्ध है तो अनुपात भी भ्रामक होंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि वित्तीय विवरणों के आंकड़े अशुद्ध होते हैं तो अनुपात भी गलत हो जाएंगे। के लिए पहले अनुपात का विश्लेषण की सीमाएं, पहली सीमा ये है कि अगर गलत वित्तीय विवरण के आंकड़े आप उठाएंगे और उसका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात भी गलत होंगे। ठीक है, ये पहली मुश्किल है। ठीक है, और दूसरी मुश्किल ये है कि इसमें ऊपरी दिखावा भी होती है। तो कभी कभी वित्तीय विवरण में ऊपरी दिखावा भी होते हैं। ऊपरी प्रदर्शनों के कारण लेखांकन अनुपात की विश्वसनीयता कम जाती है, चूँकि हमको ऐड ही तो करने हैं। हो सकता है कि कोई मद अगर कम है तो हम उसे बढ़ाकर ऐड कर दें, उसमें कुछ ज़्यादा अमाउंट डाल दें और उससे अनुपात निकाल लें। ठीक है, इसका कोई डेटा तो बेसिकली अनुपात विश्लेषण का जो डेटा होता है वो तो हम बैलेंस शीट और वित्तीय विवरण से लेते हैं। ठीक है, तो उसमें बढ़ाकर आप कुछ भी दिखा दीजिए तो ये गलत हो सकता है। इसलिए अनुपात विश्लेषण में कुछ सीमाएँ हैं जो इस प्रकार है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन था लाभदायकता अनुपात से आप क्या समझते हैं। तो लाभदायकता अनुपात संस्था की लाभ अर्जन करने की क्षमता को बताता है और इसमें मुख्य रूप से सकल लाभ अनुपात, प्रचालन लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात इत्यादि आते हैं। उम्मीद है अब ये याद हो गया होगा आपको। अनुपात विश्लेषण की सीमाएं, गलत परिणाम और ऊपरी देखा, दोनों अनुपात विश्लेषण की सीमाएं। अगला क्वेश्चन है स्टॉक आवर्त अनुपात क्या है। तो स्टॉक आवर्त अनुपात आपने पढ़ा भी होगा। तो जो स्टॉक है, जो बेचे गए माल की लागत है और स्टॉक के बीच में जो संबंध हम बताते हैं उसको हम लोग स्टॉक आवर्त अनुपात कहते हैं। ठीक है, स्टॉक आवर्त अनुपात में क्या दिखाते हैं भाई, तो जो बेचे गए माल की लागत है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, और जो एवरेज स्टॉक है, एवरेज स्टॉक, उससे भाग लगाते हैं तो हम लोग स्टॉक आवर्त अनुपात आता है। तो इसी को आप डिफाइन कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको। स्टॉक आवर्त अनुपात स्टॉक और बेचे गए माल की लागत, यहाँ लागत लिखा हुआ है, लागत के बीच संबंधित परिणाम संबंध स्थापित करता है, ये स्थापित लिखा हुआ है। ठीक है, तो वित्तीय, फिर से पढ़िए, स्टॉक आवर्त अनुपात स्टॉक और बेचे गए माल की लागत, यहाँ लागत है, के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, किसके बीच में, तो स्टॉक आवर्त अनुपात तो जो स्टॉक है उसके और बेचे गए माल की लागत के बीच में संबंध स्थापित करता है। ठीक है, यह अनुपात यह बताता है कि संस्था के स्टॉक में विनियोजित प्रति रुपये से कितने बिक्री की जा सकती है। ठीक है, बेचे गए माल की लागत क्या है। यह अनुपात अपने उत्पाद को बेचने में फर्म की कुशलता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर अनुपात। ठीक है, क्लियर। तो स्टॉक आवर्त अनुपात स्टॉक और बेचे गए माल की लागत के बीच में संबंध स्थापित करता है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि अनुपात विश्लेषण की सीमाएं क्या है। पहला तो ये है कि गलत परिणाम देता है, कभी कभी ऊपरी दिखावा भी कभी कभी लोग इसमें कर देता है। स्टॉक आवर्त अनुपात क्या है, तो स्टॉक आवर्त अनुपात स्टॉक और बेचे गए माल की लागत के बीच का अनुपात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने का क्या उद्देश्य है। तो भाई रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते इसीलिए है कि रोकड़ कहाँ से आया ये पता चल सके और रोकड़ मेरा कहाँ खर्च हो रहा है ये पता चल सके। फिर हम उस रोकड़ को देख के अपना बजट बना सके, हम उस रोकड़ को देखकर अपना जो है सो आने वाले नीतियों का निर्धारण कर सके कि हमारे पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे का हम ये काम कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, अगर आप रोकड़ प्रवाह विवरण थोड़ा सा भी पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहली बात ये है कि रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने से रोकड़ के स्रोत और प्रयोग की जानकारी हो जाती है। ये पता चल जाता है कि पैसे आ किधर से रहे और पैसे जा किधर रहे।
रोकड़ प्रभावी विवरण बजट बनाने में भी सहायक होता है। रोकड़ प्रभावी विवरण वित्तीय नीतियों के निर्धारण में भी मदद करता है कि आपके पास पैसे हैं तो उस पैसे का कहाँ कहाँ इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि स्टॉक आवर्तन अनुपात से आप क्या समझते हैं। तो स्टॉक आवर्तन अनुपात स्टॉक और बेचे गए माल की लागत के बीच में संबंध स्थापित करता है। यह अनुपात यह बताता है कि संस्था के स्टॉक में विनियोजित प्रति रुपया से कितना बिक्री की जा सकती है। यह अनुपात अपने उत्पाद को बेचने में फर्म की कुशलता दर्शाता है। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि रोकड़ प्रभावी विवरण के उद्देश्य क्या है। रोकड़ प्रभावी विवरण बनाने से रोकड़ के स्रोतों और प्रयोग के बारे में जानकारी मिल जाती है और रोकड़ प्रभावी विवरण बजट बनाने में सहायक होता है। रोकड़ प्रभावी विवरण बनाने से वित्तीय नीतियों के निर्धारण में भी सहायता मिलती है। आय विवरण क्या बहुत ईजी है भाई। ऐसा विवरण जिसकी सहायता से शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का ज्ञात हो उसे आय विवरण कहते हैं। बहुत सिंपल। इनकम स्टेटमेंट मतलब जहाँ से इनकम के बारे में हमको पता चले वो इनकम स्टेटमेंट होता है। आमतौर पे आय विवरण का उद्देश्य प्रबंधकों और निवेशकों को दिखाना है कि क्या कंपनी ने रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान पैसा कमाया है या खो दिया है। अब दूसरे शब्दों में ऐसा लिख सकते हो। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि रोकड़ प्रभावी विवरण बनाने के क्या उद्देश्य हैं। तो रोकड़ प्रभावी विवरण के बनाने के उद्देश्य निम्नलिखित है प्यारे बच्चों। पहला उद्देश्य ये है कि इसको बनाने से आपको ये पता चल जाता है कि रोकड़ कहाँ से आ रहा है और रोकड़ कहाँ को जा रहा है। दूसरी बात ये है कि यह आपको पता चलेगा कि वित्तीय बजट बनाने में ये आपको मदद करेगा। रोकड़ प्रभावी विवरण वित्तीय नीति के निर्धारण में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है ऐसा विवरण जिसकी सहायता से शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का पता चल जाए उसे आय विवरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुपात विश्लेषण के विभिन्न उद्देश्य क्या है। ठीक है ना। तो अनुपात बनाने से आपको फ़ायदे ये भी हैं कि संस्था की लाभदायकता का माप आप इजीली कर सकते हो। ठीक है। दूसरा ये है कि व्यवसाय की परिचालन की कुशलता का निर्धारण होता है। तीसरा ये है कि व्यवसाय की शोधन क्षमता का मूल्यांकन होता है। चूँकि शोधन क्षमता अनुपात बनाते हैं, कुशलता अनुपात बनाते हैं, लाभदायकता अनुपात बनाते हैं। आप ऐसे याद कर लो, लाभदायकता अनुपात हम लोग निकालते हैं, कुशलता अनुपात निकालते हैं और शोधन क्षमता अनुपात निकालते हैं। तो लाभदायकता अनुपात से हमको लाभदायकता का पता चल जाता है, शोधन क्षमता अनुपात से शोधन क्षमता का पता चल जाता है और परिचालन अनुपात से परिचालन का पता चल जाता है। जब बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है तो हमें प्रबंधक को निर्णय लेने में आसानी होती है। पिछला क्वेश्चन हमने उससे पूछा क्या आय विवरण से आप क्या समझते हैं। ऐसा विवरण जिसकी सहायता से शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का पता चले उसे आय विवरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमने उससे पूछा कि अनुपात विश्लेषण के विभिन्न उद्देश्यों को बताना है। तो अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य निम्नलिखित है। संस्था की लाभदायकता की माप की जाती है, व्यवसाय की परिचालन की कुशलता का निर्धारण होता है, व्यवसाय की शोधन क्षमता का पता चल जाता है, निर्णय लेने में आपको मदद मिलता है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है संचालन क्रिया क्या है। तो संचालन क्रिया से आप क्या समझते हैं। तो भाई व्यवसाय को जो संचालित करते हैं हम लोग, कोई भी बिजनेस है, जैसे हमारे पास मान लो कि कार बनाने का बिजनेस है, तो कार बनाने में जो खर्चे होते हैं वो मुख्य संचालन है। इसके अलावा कोई खर्च है वो आपका, तो वो संचालन नहीं है। ठीक है। संचालन क्रियाएं व्यवसाय उपक्रम के मुख्य आगम उत्पन्न करने वाली क्रियाएं होती हैं। व्यवसाय के मुख्य काम जो है, अगर आपका कार बनाने का काम ये है तो आपका मुख्य काम कार है। कार से संबंधित जितना भी खर्चा होगा वो संचालन क्रिया कहलाएगा। ठीक है। इसके आधार पर लाभ हानि का निर्धारण होता है और उसी से आप कमाओगे। ठीक है। पिछला क्वेश्चन हमने उससे पूछा कि अनुपात विश्लेषण के क्या उद्देश्य है। तो लाभदायकता की माप आप कर सकते हैं, कुशलता की माप कर सकते हैं, शोधन क्षमता की माप कर सकते हैं और इससे प्रबंध में मदद भी मिलती है। अगला क्वेश्चन हमने उससे पूछा कि संचालन क्रिया क्या है। तो संचालन क्रियाएं व्यवसायिक उपक्रम की मुख्य आगम उत्पन्न करने वाली क्रिया है। इसके आधार पर लाभ हानि का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब लॉन्ग क्वेश्चन बच गया है आपके अकाउंटिंग पेपर का, मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड ने जारी किए हैं उसका। तो उम्मीद है कि आपको सलूशन मिल रहा होगा और आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो रही होगी और उम्मीद है कि आप अगर जाएंगे, ये सेट पूरा कंप्लीट करके जाएंगे तो आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत मदद मिलेगी आपके रिज़ल्ट में। ठीक है। समझ में आ रही है। चलते हैं अगले टॉपिक का वेट करिए। लॉन्ग क्वेश्चन मैं जल्द ही आपके बीच लेकर आऊँगा। ठीक है। तब तक आप शेयर वेयर करते रहिए अगर अच्छा लग रहा है तो, और कमेंट्स करके मेरा हौसला भी आप बढ़ा सकते हो। अगर कोई आपको सुझाव देने हैं तो आप वो मुझे बता सकते हो। ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको बेहतर लग रहा होगा। अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टेक केयर।